नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 252 252 वीर पंचम 2। क्या तुमने अभी कहा कि तुम 1 मिनट में लड़ाई खत्म कर दोगे? इसका क्या मतलब है? 2 नाम के हुड वाले व्यक्ति ने वीर की ओर देखा और स्थिति के प्रति उसकी उदासीनता पर उपहास किया। मैं असली हूँ, बेटा। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने हमारे किसी एक को हरा दिया है तुम मुझे हरा सकते हो, तो तुम खुद को बहुत गलत पाओगे। मैं 2 हूँ, इस शहर का दूसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा, उसने घोषणा की। अंततः 2 ने अपना लबादा उतार दिया और अपना गंजा सिर दिखाया। आदमी ने 5 द्वारा दिखाए गए बर्फीले नीले रंग के कवच को पहना हुआ था, लेकिन ये कवच सेट बहुत अधिक विशेष लग रहा था क्योंकि इसकी संरचना धातु मिश्र धातुओं के एक अनूठे मिश्रण से बने बर्फ के टुकड़ों के जटिल विवरणों से भरी हुई थी। इसकी स्थायित्व केवल बौने उपकरणों के बाद दूसरे स्थान पर थी, यहाँ तक कि उसकी तलवार भी अनोखी लग रही थी। क्या तुम जानते हो कि यह हथियार किस चीज से बना है? उसने वीर से पूछा। अगर तुम धातुओं में थोड़ी और दिलचस्पी रखते तो तुम देख पाते कि मेरे ब्लेड की धार किसी और चीज से नहीं बल्कि दमिश्क स्टील से बनी है। 2 ने गर्व से अपने हथियार की सबसे बड़ी खूबी की घोषणा की। इसकी ताकत, स्थायित्व और तीक्ष्णता ऐसी चीज नहीं थी जिसकी सराहना अंगोरा शहर का कोई साधारण व्यक्ति कर सकता था। जम्हाई, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। वीर के अहंकार से परेशान होकर दोनों ने दांत पीस लिए। उसने अपने पैरों को नीचे झुकाया और अपनी तलवार को सिर के ऊपर रखते हुए वीर की ओर तेज गति से बढ़ा। उसके पैरों के नीचे की पत्थर की सड़क 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचते ही टूट गई, जो उसके जूतों के प्राकृतिक बर्फीले जादू की वजह से हुआ। इस समय भी वीर अभी भी अपने शरीर को खींच रहा था, जैसे कि वह अभी नींद से जागा हो। जैसे ही तलवार उसके गले को चीरने वाली थी, खाली सड़क पर एक तेज आवाज गूंजी और ऐसा लगा जैसे वीर की तलवार 2 के हथियार के ठीक सामने आ गई हो। 2 की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने वीर की तलवार को देखा, जो तीव्र बिजली और चमक के साथ कड़क रही थी। उत्तर का जमी हुई तलवार। 2 चिल्लाए जब उसकी तलवार का आकार 2 गुना हो गया और बर्फ के कण उसके पूरे शरीर को ढकने लगे। 4 स्टार मंत्र ऐसी चीज नहीं थी जिसे वीर हल्के में ले सके। इसलिए जैसे ही उसने अपना कौशल स्टेप इन द लाइटनिंग सक्रिय किया, उसके पैरों में बिजली की ऊर्जा फूटने लगी। वीर का पूरा शरीर शुद्ध विद्युत में परिवर्तित हो गया, जिससे वह अपनी स्थिति से उछलकर सामने की इमारत की छत पर जा पहुंचा। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, 2 लोग चिल्लाए जब उसने टाइटैनिक आइस एज फेंका, जिससे उसके पैरों के नीचे लगभग 10 मीटर ऊपर बर्फ की बड़ी संरचनाएं बन गईं, जिससे वह अंगोरा शहर की ईंटों की छतों तक छलांग लगाने में सक्षम हो गया। 2 ने अपनी बर्फीली संरचना से छलांग लगाई और वीर पर अपनी तलवार गिरा दी, जिसे ड्रैगनबोन की त्वरित तलवार के प्रहारों ने तुरंत रोक दिया। अंगोरा शहर का आमतौर पर खाली और शांत क्षितिज धातुओं के आपस में टकराने, चिंगारी निकलने और छतों से गिरने की आवाजों से अशांत हो रहा था। 2 की कृपा में निपुणता ने उसे शक्ति और गति दोनों प्रदान की, जिससे वह वीर को पूरी तरह से परास्त कर सका। उसे पूरी उम्मीद थी कि ड्रैगनबोन की तलवार अब तक उनके सभी संघर्षपूर्ण हमलों के बाद टूट चुकी होगी। फिर भी कोई खरोंच तक नहीं आए। ये तलवार किस चीज से बनी है? 2 लोग हताश होकर चिल्लाए। तुम्हारे जैसा ही, लेकिन बेहतर, वीर ने जवाब दिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novel.f.net वेबसाइट देखें। उसके जवाब से 2 लोगों को अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद गोली निकाली और उसे पूरा निगल लिया। उसका चेहरा सिकुड़ गया क्योंकि उसे लगा कि उसके पेट में बिजली घुस रही है। लेकिन दर्द सहने के बाद उसके शरीर को एक अभूतपूर्व जादुई संसाधन आसानी से उपलब्ध हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण ड्रैगनबॉन, आप स्किमिटार के 5 सितारा मास्टर का सामना कर रहे हैं, और इस साधना गोली के साथ मेरी ताकत लगभग 6 सितारा क्षेत्र तक पहुंच गई है। 2 का पूरा शरीर पीला और सफेद होने लगा और उसके शरीर से एक ठंडी आभा निकलने लगी। कुछ ही देर में उसकी त्वचा नीली और नीली होती चली गई, फिर एक गहरे नीले रंग में बदल गई, जो अंधेरी रात में समुद्र के रंग जैसा था। उसके शरीर से ठंडी धुंध निकली, जिससे उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे में स्वतः ही बर्फ जम गई। उत्तरी ब्लेड, बर्फ को नष्ट करना। जैसे ही 2 ने अपनी कटार नीचे लाई, पत्थर की ईंटों के टुकड़े फट गए और एक अदृश्य विशाल ब्लेड छतों से टकराया, जिससे एक बड़ा घाव बन गया जिसने लगातार 3 घरों को नष्ट कर दिया। रात भर रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजती रहीं, क्योंकि नागरिकों की नींद में खलल पड़ गया था। वीर उस बड़े घाव से कुछ ही फीट की दूरी पर अपनी विद्युत अवस्था से वापस आ गया।
लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने महसूस किया कि उसके पैरों के बीच से एक अभेद्य ठंडी धारा गुजर रही है जो उसे अपनी जगह पर फंसाने की कोशिश कर रही है, और इसी बीच एक और अदृश्य तलवार छत की ओर गिर रही थी। दो ने अपने होठों को चटकाया क्योंकि उसने देखा कि उसके हमले से बिजली की नीली किरणें निकल रही थीं। और इससे पहले कि वह वीर को ढूंढने की कोशिश कर पाता, उसे अचानक अपनी पसलियों के पास झुनझुनी महसूस हुई। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसने देखा कि वीर अपनी तलवार को लहराते हुए नीचे झुका हुआ था और उसके बर्फीले नीले कवच को काटने की कोशिश कर रहा था। वीर की तलवार चमकने से एक ही क्षण में उसके शरीर से खून की धार बह निकली। टू ने दांत पीसते हुए ड्रैगनबॉर्न पर आइसी फ्यूरी बरसाने के लिए अपनी कटार उठाए। उसकी कटार ने एक दर्जी की छत के एक बड़े हिस्से को चीर दिया, जिससे छत का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया और मलबे में तब्दील हो गया। विनाश के बावजूद वीर बिजली की गति से बच निकला। भागना बंद करो, दो चिल्लाया, बेतरतीब ढंग से अपनी कटार घुमाते हुए और शांतिपूर्ण पड़ोस के चारों ओर अराजकता पैदा करते हुए। प्रत्येक वार के साथ उसकी कृपाण बिजली से चलने वाले ड्रैगनबोन से बमुश्किल बचती थी, और पत्थर की दीवारों और ईंटों की छतों के अलावा कुछ भी नहीं टकराती थी। दुर्भाग्य से परेशान नागरिकों में से एक अनजान व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर भाग गया। तभी लकड़ी के तख्तों का एक बड़ा टुकड़ा उस पर गिर पड़ा, लेकिन इन मौके पर बिजली की एक किरण बूढ़े आदमी की ओर चमकी। नीली रोशनी चमकने के बाद लकड़ी के तख्ते घनाकार टुकड़ों में बदल गए और बिना किसी नुकसान के जमीन पर गिर पड़े। बूढ़े आदमी ने पलटकर देखा कि वीर उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर उसे बचा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, बूढ़े आदमी ने बुदबुदाया। हाँ, अब पकड़ लिया। दो हवा से नीचे कूद गए और दोनों हाथों में अपनी तलवार थाम ली। उसकी धार से बर्फ और बर्फ छील रही थी। 4 सितारा मंत्र कुत्रा का जमे हुए ब्लेड एक बहुत तेज वार था जिस पर वीर भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। लेकिन वीर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने केवल बूढ़े को उसकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। जैसे ही तलवार उसके सिर को 2 टुकड़ों में विभाजित करने वाली थी, एक अदृश्य प्रिज्मीय ढाल तलवार के दमिश्क स्टील ब्लेड से टकराए। जैसे ही बर्फ के कणों ने अदृश्य ढाल को काटने की कोशिश की और उसे बर्फ की चादर की तरह भंगुर बना दिया, वीर के लेसर यूनिटी डिफेंस ने अग्नि मैना का उपयोग करके उसे काटने की कोशिश कर रहे मैना को पूरी तरह से पिघला दिया। दोनों के टकराव से प्रकाश की क्षणिक चिंगारियां उत्पन्न हुई, क्योंकि उनके मनकणों ने एक दूसरे को रद्द कर दिया। ये बचाव क्या है? 2 लोग चिल्लाए। एक बार जब बूढ़ा आदमी सुरक्षित जगह पर भाग गया, तो वीर ने मुड़कर टू का सामना किया। उसकी आंखें शांत और बोझमुक्त थीं। उसका एक हाथ तलवार की मूठ पर था और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर एक चॉकलेट बार था जो कहीं से भी बाहर आ गई थी। वीर ने जैसे ही चॉकलेट खाए, टू को लगा कि उसकी तलवार पर उसका नियंत्रण कम होता जा रहा है। उसने महसूस किया कि अदृश्य ढाल दमिश्क ब्लेड को सक्रिय रूप से खा रही है, उसे धातु के टुकड़ों में फाड़ रही है। मैं असंभव, माफ करना, वीर ने कहा और उसने अपना कटाना हवा में उठाया। अब जाकर टू को एहसास हुआ कि उसकी तलवार पहले वाली तलवार से बिल्कुल अलग थी। ये तलवार हल्के नीले रंग की चमक रही थी, जो कि शुद्ध बिजली से बनी हुई लग रही थी। आपका 1 मिनट पूरा हो गया है। वीर ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे बिजली चमकने लगी, और उसने टू के कंधे से लेकर जांघ तक एक बड़ा घाव कर दिया, जिससे वह 50 मीटर दूर जा गिरा और फिर शहर की दीवार से टकराकर मलबे में दब गया। अध्याय 253 प्रताप क्रोधस्टोन कोल्ड 3, जिसका कोडनेम थरी था, ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ प्रताप को घूरा। लाइब्रेरी में सीमित जगह के बीच, अलमारियों में रखी सभी किताबों और स्क्रॉल के बीच, प्रताप के भाले का कोई फायदा नहीं था। थरी ने विशेष रूप से इस स्थान पर प्रताप का शिकार किया था क्योंकि ड्रैगनबॉर्न पर उनकी प्रारंभिक जांच से पता चला था कि वह डरपोक और शर्मीला था। उसे किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि उन्हें पता था कि उसे किताबें नष्ट होने से नफरत होगी। इस बीच थरी के लिए अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करने के लिए यह एकदम सही जगह होगी। ये बहुत शर्म की बात है, थरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर आपकी कंपनी हैमरस्टोन के रास्ते में नहीं आती, तो मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते थे। थरी ने अपने पैर उठाए और उन्हें जमीन में दबाया, इससे पहले कि उसके कसे हुए धातु के जूतों से यांत्रिक क्लिक की आवाज निकलती। तभी उसके तलवे से एक नुकीला, पतला ब्लेड निकला, जिससे बर्फ पर बने स्केट्स का एक और भी घातक संस्करण तैयार हो गया। स्नो वर्ल्ड, उसने बुदबुदाते हुए जमीन पर झुककर अपने बाएं पैर को गोल गोल घुमाया। धातु के ब्लेड ने बर्फीले अवशेष छोड़े जो लाइब्रेरी के चारों ओर अंधाधुंध तरीके से फैलने लगे। बर्फ की परत लकड़ी के फर्श से होकर धीरे धीरे दीवारों की ओर ऊपर की ओर फैलती चली गई। इसके उपशून्य तापमान और इसके जादुई गुणों के कारण बर्फ ने किसी तरह आग को जमा दिया, जिससे एक जलती हुई बर्फ की मूर्ति बन गई, जिससे तेल के दिए लाइब्रेरी में रोशनी देते रहे।
पुस्तकालय में उपस्थित बहुत कम पाठक चिल्लाते हुए बाहर भागे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ठंड के कारण उनके पैर लगभग बर्फ के टुकड़े की तरह जम गए हैं। जल्द ही बर्फ लकड़ी की अलमारियों और पुस्तकों में फैल गई, जिससे पुस्तकालय बर्फीले उजाड़ परिदृश्य में बदल गया। कुछ ही समय में लाइब्रेरी का पूरा फर्श फिसलन भरे टुंड्रा में तब्दील हो गया, जो थरी के आइस स्केट्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। अजीब बात यह है कि केवल एक ही चीज जो अपनी मूल स्थिति में बची हुई थी, वह थी प्रताप के पैरों के नीचे लकड़ी के तख्तों का छोटा सा टुकड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा था जो सक्रिय रूप से ठंड को उसकी ओर आने से रोक रहा था। इसके बाद थरी ने अपनी जेब से एक सफेद गोली निकाली और उसे पूरा निगल लिया। उसकी नसों में शक्ति का संचार हुआ, जिससे वह क्षण भर के लिए कमजोर हो गई। लेकिन कुछ सेकंड के बाद दुष्प्रभाव कम हो गए और उसकी ताकत काफी बढ़ गई। मैं तुम्हें कम नहीं आंकूंगा, थरी ने प्रताप से कहा। ड्रैगन बोन्स, तुम्हारे प्रति मेरा सम्मान मुझे अपने शस्त्रागार में सबसे अच्छा हथियार लाने के लिए मजबूर करता है। थरी के हाथों में दो एक जैसी अंगूठियां थीं, दोनों उसकी बीच वाली उंगली में थीं। ऊपर लगे नीले रत्न को छोड़कर बाकी सभी अंगूठियां सोने से बनी थीं। सिवाय इसके कि यह कोई सामान्य नीला रत्न नहीं था, यह एक मित्रिल अवशेष था। थरी ने अपनी अंगूठियों से मित्रिल अवशेषों के 2 टुकड़े निकाले और उसे अपने कसे हुए जूतों के फ्लैप्स में डाल दिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके तलवों के नीचे की ब्लेडें नीले रंग की चमक से चमक उठीं, क्योंकि जल और वायु का विस्फोट हवा में फैल गया, जिससे एक मजबूत हिमीकरण प्रभाव पैदा हुआ। फिर भी जब थरी तैयार हो रही थी, प्रताप मुश्किल से हिल रहा था। उसने अपने भाले पर मजबूत पकड़ बनाए रखी और जमी हुई जमीन पर नजर रखी। तुम लोगों ने ये सब मेरे बॉस के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया, प्रताप बुदबुदाया। आप लोग। जैसे जैसे वह अपने शब्दों को दोहराती गई, उसकी आवाज और अधिक मजबूत होती गई और अधिक कठोर होती गई। प्रताप ने अपना भाला जमीन पर गिरा दिया और छाया में चले गए। एक सेकंड बाद एक बिल्कुल नया भाला सामने आया, और सिर्फ हैंडल से ही थरी को बर्फीले टुंड्रा में इसकी प्रभावशाली उपस्थिति का एहसास हो गया। प्रताप के चारों ओर जमी हुई फर्श की लकड़ी सिर्फ इस भाले की उपस्थिति से ही पिघलकर एक पोखर में तब्दील होने लगी। वह चमक, वह ताकत, एक मित्रिल कलाकृति। थरी ने प्रताप के हरे भाले को पहले कभी नहीं देखी गई किसी भी चीज से ज्यादा चमकते हुए देखा। इसकी तुलना में उसके अपने मित्रिल रेलिक स्केट जूते सूरज के सामने मोमबत्ती की तरह थे। मेरे मालिक, ध्रुव, प्रताप ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने भाला पकड़ लिया। थरी को इस बारे में बुरा लगा और वह तुरंत ड्रैगनबोन की ओर दौड़ पड़ी। उसके स्केट जूते बर्फीले फर्श पर आसानी से फिसल रहे थे, जिससे उसकी गति पैदल चलने से ज्यादा तेज हो गई। वह तेजी से अलमारियों के बीच से गुजरी और प्रताप की नजरों से ओझल हो गई। उसने एक शेल्फ को लात मार दी, जिससे जमी हुई किताबें प्रताप की ओर गिरने लगीं। पुस्तक बमुश्किल उसके तराजू को छू पाए। थरी ने लगातार किताबें पकड़ी। जैसे ही वह लाइब्रेरी में सरक गई, उसने उन्हें हवा में उछाल दिया और खड़े ड्रैगनबॉन की ओर लात मारी। प्रताप ने अपना भाला घुमाना शुरू किया। पहले तो वह धीरे धीरे चला, कुछ किताबें छूट गईं और लगभग उसके तराजू को छू गईं। फिर जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती गई, उसके झटके तेज होते गए, जिससे वह हवा का एक तेज झोंका बनाने लगी जिसने सभी आने वाली किताबों को बाहर की ओर मोड़ दिया, जिससे वे दीवार से टकरा गईं और लाखों बर्फ के क्रिस्टल में बिखर गईं। तीनों ने अपनी स्केट्स की गति बढ़ा दी और पूरी गति से दीवार की ओर दौड़ने लगीं। और जैसे ही थरी कमरे के अंत में पहुंची, उसने अपने पैर उठाए और छत की ओर स्केटिंग करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुत्वाकर्षण उसके लिए उल्टा हो गया हो। लेकिन सच तो यह है कि छत पर मौजूद बर्फ के कणों ने थरी के साथ चुंबकीय संबंध महसूस किया, जिससे छत पर स्केटिंग करना संभव हो गया। थरी ने कमरे के मध्य में लगे धातु के झूमर तक पहुंचकर अपनी तीखी स्केट्स का उपयोग करते हुए उसे छत से काट दिया। बर्फ के जादू से प्रभावित भारी धातु की वस्तु प्रताप की ओर गिरने लगी। जैसे ही वह छत से कूदी, तीनों उसके ठीक पीछे आ गए और झूमर की ओर नीचे की ओर लात मारी, जिससे वस्तु का वजन और गति बढ़ गई। प्रताप वहीं जमीन पर अविचल खड़ा रहा। वह अपने भाले को अपने शरीर के चारों ओर घुमाती रही, गति प्राप्त करती रही, हालांकि वहां बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। और जैसे ही झूमर उस पर गिरने वाला था, प्रताप ने ऊपर देखा और थरी की ओर उग्र क्रोध दिखाया। तुम्हारी हिम्मत ध्रुव के खिलाफ साजिश रचने की, वह चिल्लाई, जिससे इतनी तेज आवाज निकली कि थरी ने अवचेतन रूप से अपने कान बंद कर लिए। और जब थरी ने फिर से नीचे देखा, तो उसने देखा कि प्रताप ने अपना चमकता हुआ हरा भाला उठाया और क्रोध और रोष के साथ उसे उसकी ओर फेंक दिया। हवा के एक तेज झोंके ने तुरंत ही जमे हुए झूमर को थरी की ओर धकेल दिया तथा उसके टूटे हुए टुकड़े को थरी के शरीर में घुसा दिया। विडंबना यह है कि थरी ने महसूस किया कि जैसे ही हवा उसके ऊपर आई, वह और उसका झूमर छत की ओर उछल गए और पूरी तरह से दूसरी ओर से बाहर आ गए।
जब वह लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल को तोड़कर अंदर घुसी तो तीनों को खून की उल्टी हुई और लकड़ी के जमे हुए तख्ते टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रताप के भाले से निकली प्रचंड हवा उसे छत की ओर धकेलती रही, इससे पहले कि वह छत से बाहर निकलती। मलबा और ईंट हवा में उछलते। तीन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सांसें उखड़ गई हैं। उसने पूरी तरह खुली हुई आंखों से नीचे देखा। हवा में दसियों मीटर ऊपर उसने लाइब्रेरी की छत को पूरी तरह से उड़ते हुए देखा, और छत के उस पार वह दूसरी मंजिल देख सकती थी जहां से वह निकल कर आई थी, और उससे भी आगे उसने प्रताप को अपने भाले के साथ क्रोध और रोष के साथ उसकी ओर तानते हुए देखा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर थे एटरएट वेबसाइट खोजें। थरी असहाय थी क्योंकि वह रात के आसमान में उड़ रही थी, पड़ोस की किसी भी दूसरी इमारत से ऊंची। फिर वह धीमी हो गई, बस एक पल के लिए, इससे पहले कि वह उल्का की तरह नीचे गिर जाए। केवल एक ही झटके से उसकी कई पसलियां और हड्डियां टूट गईं, जिससे उसके पास गिरते हुए झूमर को हटाने की भी शक्ति नहीं रही। वह पत्थर की सड़क से टकरा गई, जिससे सड़क के टुकड़े टुकड़े हो गए। झूमर के कारण वह और भी नीचे दब गई, जिससे उसे और भी ज्यादा चोटें आईं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने धीरे से कहा, और इससे पहले कि वह पूरी तरह से बेहोश हो जाती, उसने एक गहरे नीले रंग के ड्रैगन बोन को बहुत ही सहज भाव से अपनी ओर आते देखा। मेरी बहन जब गुस्सा होती है तो काफी डरावनी लगती है, उसने अपना चमकता हुआ कटाना कंधे पर रखते हुए कहा। उसने उसे पहचान लिया। ये वीर था, जो सभी ड्रैगनबॉर्न में सबसे ताकतवर माना जाता था। कोडनेम 2 को उससे निपटना था, लेकिन चूंकि वह अभी भी सुरक्षित था, इसलिए परिणाम स्पष्ट था। अपनी चेतना खोने के साथ उसे एहसास हुआ कि हैमरस्टोन कंपनी ने रिबॉर्न कंपनी को पार करके भारी गलती की है। वे अपने वरिष्ठों के समान स्तर पर थे, जो वैश्विक निगमों में सेवारत कुलीन लड़ाके थे। अध्याय 254 6 अभिनय पागल शहर के चारों ओर लगातार 2 बड़े विस्फोट हुए, जिससे कोडनेम 6 को इस गड़बड़ी का पता चल गया। उसने पीछे देखा तो एक महिला आसमान से नीचे गिर रही थी और उसके ऊपर एक बड़ा झूमर लटका हुआ था। 6 ने आंखें मूंद लीं, उसे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि स्टोन कोल्ड ग्रुप में से एक उसका साथी था। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ हुआ है, और जैसे ही वह उसकी ओर जाने वाला था, उसने एक हल्की थपथपाहट की आवाज सुनी। बूटूटू, यह क्या बकवास था? उसने धीरे से बुदबुदाया। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि उसके चारों ओर केवल खाली सड़क थी, जो मन तेल के लैंपों से रोशन थी। उस अजीब लयबद्ध आवाज से घबराकर, जो उसकी कल्पना की उपज लग रही थी, 6 उस दिशा की ओर भागा जहां थरी उतरा था। जैसे ही वह भागा, राटाटा की धीमी ध्वनि उसके तेज कदमों की आवाज में डूब गई। एक बार जब वह कोने से बाहर भागा तो 6 ने धीरे से सड़क से बाहर झांका और देखा कि थरी पत्थर की ईंट की सड़क के बीच में एक गड्ढे में दबी हुई थी। उसके ऊपर धातु का झूमर था, जो उसे जगह पर टिकाए हुए था। वह उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसके ऊपर एक गहरे नीले रंग का अर्धमानव खड़ा था, जिसके कंधों पर तलवार थी। ड्रैगनबॉर्न, 6 ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसका मतलब है कि वे दोनों खत्म हो गए हैं। अपने स्टोन कोल्ड समूह के 2 सबसे मजबूत लड़ाकों की हार के बारे में जानकर 6 के दिल में सचमुच डर पैदा हो गया। अब जाकर उसे लगा कि वह एक ड्रैगनबॉर्न को सक्रिय रूप से बुलाने की कोशिश कर रहा था, जो उसका सामना करने के लिए था। आखिरकार, यदि 2 और 3 घात लगाकर किए गए हमले में अपने तराजू पर एक खरोंच भी नहीं डाल सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह, जिसका कोड नाम 6 है क्योंकि वह सभी में सबसे कमजोर है, संभवतः उन अर्धमानव राक्षसों से मुठभेड़ के 1 सेकंड बाद भी जीवित नहीं बचेगा। सौभाग्य से, वीर उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। गहरे नीले रंग के ड्रैगनबोन ने केवल इतना कहा, शिकार का मजा लो, और फिर इत्मीनान से सीटी बजाते हुए दूसरी दिशा में चल दिया। 6 ने इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। वह सड़कों, अंधेरी गलियों और पिछवाड़े से होकर भागता रहा और हैमरस्टोन मुख्यालय तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, जहां से वह कम से कम कुछ सहायता तो मांग सकता था। लेकिन जैसे ही वह भागा, उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपना सिर एक तरफ घुमाया, ये सोचकर कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वहां खाली बक्से और मिट्टी की बाल्टियों के अलावा कुछ भी नहीं था। बूटूटू, राहताता, फिर वही हुआ। रात भर वह लयबद्ध टैपिंग और झनकार सुनता रहा। गुस्से में 6 ने अपनी पीठ पर बंधा बड़ा हथौड़ा निकाला और बक्सों को तोड़ दिया, जिससे वे हजारों टुकड़ों में बिखर गए। वह पीछे मुड़कर देखने लगा और अंधेरी गली में अकेला रह गया। तुम कौन हो? वह चिल्लाया, उसकी आवाज उस तक गूंजी। अपने आप को दिखाओ। दोनों हाथों से वारहैमर को पकड़ते हुए 6 ने अपने हथियार को अपने चारों ओर घुमाया, अपने चारों ओर पत्थर की ईंट की दीवारों पर प्रहार किया, तथा उसके बाद अपने पीछा करने वाले को डराने के लिए हाँ चिल्लाया।
वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया हो गया हो। सिक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद पर हंसने से पहले गहरी सांस ली। उसने सोचा कि वह ऐसे विचार सोचकर पागल हो गया है। ड्रैगनबोन के डर ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया था। उसने हथियार को अपनी पीठ पर बांध लिया, लेकिन जब उसने नीचे जमीन पर देखा तो उसे अपनी परछाई के ठीक बगल में दो बड़ी परछाइयां दिखाई दीं। दो बड़े प्राणी उसके ठीक पीछे खड़े थे। हाँ, सिक्स ने अपना वारहैमर पीछे की ओर घुमाते हुए चिल्लाया। फिर भी वह हवा के अलावा किसी और चीज से नहीं टकराया। उसके आसपास कोई नहीं था। उसने जमीन पर नीचे देखा और पाया कि जो दो बड़ी परछाइयां उसने देखीं वे सड़क पर जल रहे दो तेल के लैंपों के दृश्यभ्रम के अलावा और कुछ नहीं थीं। आखिर क्या हो रहा है? वह धीरे से बुदबुदाया। सिक्स ने पूरी गति से खुली सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया और अंत में वह परिचित पुल देखा जो सीधे हैमरस्टोन मुख्यालय की ओर जाता था। उसे एहसास हुआ कि पुल पर धुंध छाई हुई थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह सीधे पुल से भाग गया क्योंकि उसे सहज रूप से दिशाएं पता थीं। नीचे बहती नदी की आवाज से उसे पता चल गया कि वह सुरक्षित रूप से पुल पार कर रहा है। और कुछ क्षण बाद जब वह पत्थर के पुल से नीचे उतरा तो धुंध छंट गई। हालांकि जब उसने आगे देखा तो उसे दूरी पर वही पुल फिर से दिखाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह ठीक वहीं पर है जहां से वह भागा था। क्या बकवास है! एक ब्रह्म मंत्र। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। क्या कोई ड्रैगनबॉर्न था जिसका उन्हें पता नहीं था? सिक्स ने अपना वारहैमर उठाया और इम्ब्यूस थ्रोई माउंटेन मंत्र का जाप किया, जिससे उसके हथियार के दोनों सपाट सिरों पर चट्टानी बर्फ का एक आदर्श टीला बन गया। शीत ऋतु का विनाश! वह चिल्लाया और अपने सामने की सबसे नजदीकी इमारत पर अपना हथौड़ा चलाया। हथियार ने पत्थर की ईंटों के कोनों को तोड़ दिया, जिससे मलबा और बारूद हर जगह उड़ने लगा। फिर बर्फ अप्रभावित क्षेत्र के चारों ओर फैलने लगी, जिससे सब कुछ बेहद भंगुर हो गया। एक और झटके के साथ आवासीय भवन की सामने की दीवार ढहने लगी, जिससे बर्फ का टुकड़ा हवा में तैरने लगा। अपने आप को दिखाओ या मैं इस पूरे मोहल्ले को नष्ट कर दूंगा। तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी, हम पहले से ही आपके पीछे हैं। सिक्स ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। हाथ में हथियार था और उसने देखा कि दो अलग अलग और प्रजातियां उसके सामने एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं। अपने पीछा करने वाले का असली रूप देखकर सिक्स अपनी हंसी रोक नहीं सका। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर etovealfire.net वेबसाइट देखें। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऑक्स के झुंड से डर गया, उसने कहा। यहाँ कोई ड्रैगनबॉर्न नहीं है जो आपकी मदद कर सके। आपको मुझे जाने देना चाहिए था। दोनों ऑर्क्स चुप रहे, जिससे सिक्स को पहल करने और अपना वारहैमर उनकी ओर लाने का मौका मिला। उसने अपना हथियार ऊपर की ओर घुमाया, जिससे बर्फ जम गई, जिससे उसके चारों ओर की हवा भंगुर हो गई। जैसे ही सिक्स ने अपना वारहैमर नीचे लाया, उसके चारों ओर की हवा बर्फ के टुकड़ों में बदल गई, जिससे डोमिनो प्रभाव पैदा हुआ, जो अंततः दो ऑर्क्स तक पहुंच गया। दोनों ऑर्क्स के बीच सुई के आकार के हिमखंड फूट पड़े, जिससे उनके मांसल शरीर में हजारों हजारों छेद हो गए। सिक्स उनकी ओर दौड़ा। उसने अपने वारहैमर को पत्थर की सड़क पर घसीटा और फिर उसे क्षैतिज रूप से घुमाया, जिससे बालों वाले ऑक की बगल में चोट लग गई और वह कांटेदार ऑक से टकरा गया। लेकिन जैसे ही ऑक्स का शरीर नष्ट हुआ, वह छाया की लपटों में बदल गया, जो अंततः हवा में फैल गई। यह एक और भ्रम था। लानत है, ये सब चालें बंद करो। तुम तो बस साधारण ऑर्क्स हो। तभी सिक्स को पेट में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसने उसकी सारी इंद्रियों को झकझोर दिया। उसने नीचे देखा और अपने पेट में एक बड़ा सा छेद देखा, जिसमें से एक ऑर्क की मुट्ठी ज्वाला जैसी परछाइयों से बाहर निकली हुई थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना लुप्त हो गई है। लेकिन फिर वह जाग गया। सिक्स ने चारों ओर देखा और खुद को पहले की तरह खाली सड़क पर पाया। पुल उसके ठीक सामने था। वहां किसी संपत्ति का विनाश नहीं हुआ था, उसके पेट में कोई बड़ा छेद नहीं था, तथा आसपास कहीं भी कोई ऑर्क्स नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसने जो दर्द महसूस किया वह वास्तविक था। इतना वास्तविक कि उसे नहीं लगा कि यह कोई भ्रम है। बूटूटू राताता। उसने पीछे देखा और देखा कि वही दो ऑर्क्स बिल्कुल स्थिर खड़े थे, उनके चारों ओर छायाएं टिमटिमा रही थीं। अंततः सिक्स को इसका एहसास हुआ। वह भ्रम में फंस गया था। वास्तविक दुनिया में उसका असली शरीर पहले से ही गली में ठंड से बेहाल पड़ा था, और दो शैडो ऑक्स उसके ऊपर ठंड से खड़े थे। वे उसे बार बार मृत्यु का दर्द अनुभव करने दे रहे थे, उसे निरंतर मृत्यु के नारकीय भ्रम से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। जिस क्षण उसने बूतोतो और राहताता की लयबद्ध ध्वनियां सुनी, लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वह पहले से ही उनके जादू में फंस चुका था। अध्याय 255 विक्रांत V4। मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी यहाँ क्या कर रहा हूँ, कोडनेम 4 ने इत्मीनान से कहा।
इस समय तक मुझे यकीन है कि वे मेरे शिकार के लिए कोई ड्रैगनबोन नहीं छोड़ेंगे। विक्रांत ने उस युवक के अहंकार पर ठहाका लगाते हुए कहा। इतनी कम उम्र में होना अच्छा लगता होगा, विक्रांत ने सहजता से कहा। अभी गर्भ से बाहर निकले ही हैं, लेकिन जीवन में किसी भी चीज का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और गर्व है। ऐसी चीजें काफी ईर्ष्यापूर्ण होती हैं, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम बहुत बातें कर रहे हो, क्या तुम उनके नेता हो या कुछ और? फोर्ड ने अपने सामने खड़े हुड वाले आदमी की ओर अशिष्टता से इशारा करते हुए पूछा। आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम मुझे एक अच्छा अभ्यास तो देंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी यात्रा आवारा लोगों पर बर्बाद हो जाए। रैंकिंग के मामले में आपको क्या लगता है कि आप उन ड्रैगनबॉर्न के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेंगे? विक्रांत ने अपना सिर उठाया और उस मोटे आदमी द्वारा पूछे गए सवाल पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह उन सभी में सबसे कमजोर है। आखिरकार वे काफी प्रतिभाशाली युवा हैं। फोर्ड ने आह भरी और कंधे उचकाए। मेरे लिए बहुत हो गया, मैं इसे जल्दी से खत्म कर लूंगा ताकि मैं जल्दी से वापस जा सकूं। उसने नीचे हाथ बढ़ाया और जमीन से एक बड़ी भारी तलवार उठाई। तलवार का ब्लेड ज्यादातर इंसानों की तुलना में ज्यादा चौड़ा और लंबा था, जिससे यह एक बहुत ही भयावह हथियार बन गया। भारी तलवार धातु और दमिश्क स्टील मिश्र धातु से बनी थी, जो शक्ति और वजन पर जोर देती थी, जिससे किसी के भी हाथ में उपलब्ध सबसे विनाशकारी हथियार बन गया। इसके भारीपन के कारण फोर्ड सामान्य घोड़े और गाड़ी का उपयोग भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वे उसकी तलवार को उठाने की कोशिश में 2 हिस्सों में टूट जाते थे। फिर भी अपने मांसल शरीर की बदौलत फोर्ड भारी तलवार को ऐसे चला पा रहा था जैसे वह पंख की तरह हल्की हो। उसने उसे हवा में उछाला और एक हाथ से पकड़ लिया, जिससे पेड़ों के पीछे छिपे डरे हुए रेडमैन को अपनी ताकत का एहसास हुआ। मुझे दिखाओ, फोर्ड ने लापरवाही से कहा, जिसका विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। फोर्ड ने भारी तलवार उठाए और उसे जोर से घुमाया, जिससे तेज हवा चलने लगी, जिससे मृत पत्तियां, शाखाएं और उनके आसपास का शांत जंगल हिलने लगा। कुछ ही क्षण बाद दर्जनों पेड़ जमीन पर गिर पड़े और लकड़ियों के टूटने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि इसे आधार के सबसे मोटे हिस्से से एक साफ चीरे से काटा गया था, जो कि सर्जिकल चाकू से किया गया प्रतीत होता था। फोर्ड ने अपनी भारी तलवार को छड़ी की तरह इधर उधर घुमाया, जिससे पता चलता है कि वह कितनी आसानी से इस भारी हथियार को चला रहा था। हालांकि ये धमकी की रणनीति उसके सामने खड़े हुड वाले व्यक्ति पर काम नहीं करती दिखी। मुझे पता है कि तुम्हारे पास यह है, इसे मुझे दिखाओ, फोर्ड ने मांग की। मेरा भाई 5 उस ड्रैगनबोन के खिलाफ नहीं हारता अगर तुम लोगों के पास मित्रिल अवशेष नहीं होता। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह हार सकता था। विक्रांत ने फोर्ड की ओर देखा और अपना हाथ ऊपर उठाया। उन्होंने एक दस्ताने को दिखाया, जिसकी बीच वाली उंगली में एक चमकती हुई अंगूठी थी। अंगूठी से एक नीली हरी आभा निकल रही थी, जो इसके गहन जादुई गुणों को दर्शा रही थी। फोर्ड ने गंभीरता से अंगूठी को देखा। वह उसमें से शक्ति महसूस कर सकता था। अच्छा, यह अच्छा है कि तुम तुरंत मेरे खिलाफ अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल करना जानते हो। यह एकमात्र तरीका है जिससे तुम बच पाओगे। फोर्ड ने अपने हार से एक चमकता हुआ रत्न निकाला। यह एक और मित्रिल अवशेष था, हालांकि यह विक्रांत के पास मौजूद रत्न से काफी छोटा और कमजोर था। उन्होंने इस अवशेष मणि को अपनी भारी तलवार की मूठ के अंत में लगाया, जिससे उसमें जल और वायु की शक्ति भर गई तथा वह बर्फीली ठंड में तब्दील हो गई। अगर तुम्हारा वह मित्रिल अवशेष मेरे से बेहतर साबित हुआ, तो मैं तुम्हारी हार के बाद इसे अपनी लूट के रूप में ले लूंगा। बहुत बढ़िया, विक्रांत ने सिर हिलाकर द्वंद्व युद्ध की शर्तें स्वीकार कर लीं। उसकी पसलियों से निकलती उत्तेजना उसे बता रही थी कि यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा महसूस किया था। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने परिचित इलाके में वापस आ गया हो, जैसे घर वापस आ गया हो। विक्रांत अपने हाथों को अपने लबादे पर रखे हुए आगे चला गया। हथियार रहित हो जाना? फोर्ड ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। ये साहसिक है, लेकिन मैं इसका सम्मान करता हूँ। मुझे बस उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। फोर्ड ने मैमथ के शीत दंश का प्रयोग किया, जिससे उसकी भारी तलवार एक घुमावदार हाथी की सूंड में बदल गई जो विक्रांत की ओर झपटी। भारी तलवार ने तेजी और ताकत से जमीन पर वार किया, जिससे मिट्टी का विस्फोट हुआ और फिर एक भूकंप ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। पक्षी और चमगादड़ डर के मारे उड़ गए, जबकि जीव जंतु झुंड में भाग गए। फोर्ड की मुस्कुराहट कम हो गई जब उसने देखा कि भारी तलवार जमीन पर धंसी हुई है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगा है। विक्रांत कुछ इंच की दूरी पर खड़ा था और उसके दस्ताने वाला हाथ भारी तलवार की धार पर था और वह उसे दूर धकेल रहा था। फोर्ड चिल्लाया, अपनी बड़ी तलवार को वापस ले लिया और उसे अपने चारों ओर घुमाया, गति पैदा की और फिर विक्रांत के सिर को जमीन पर पटक दिया।
लेकिन उसकी तलवार की सपाट धार हिलती हुई मिट्टी के अलावा किसी और चीज पर नहीं लगी। विक्रांत सौभाग्य से तलवार की पकड़ से कुछ इंच दूर था। परेशान होकर फोर ने चिल्लाते हुए कहा, हिल्ट का जमा हुआ वजन और अपनी भारी तलवार विक्रांत की ओर घुमाई। उसकी तलवार की धार ने एक अर्धचंद्राकार बर्फ का टुकड़ा बनाया जो हुड वाले विक्रांत की ओर चला। ये तलवार जितनी ही भारी थी फिर भी उसकी गति लगभग दोगुनी थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर etovalfire.net वेबसाइट खोजें। इस बार फोर ये देख पाया कि कैसे विक्रांत ने कुशल फुटवर्क और टाइमिंग के साथ आसानी से स्लैश से दूरी बना ली। अर्धचंद्राकार बर्फ का टुकड़ा 5 पेड़ों को चीरता हुआ जमीन में एक छोटे से चट्टान के टीले पर जा गिरा और उसे जमी हुई बर्फ के जादू से संक्रमित कर दिया। मुझे दिखाओ कि तुम कैसे लड़ते हो, फोर ने चिल्लाते हुए विक्रांत पर अर्धचंद्राकार वारों की झड़ी लगा दी। फिर भी नकाबपोश व्यक्ति ने अपने कदमों से खतरनाक बाधाओं को आसानी से पार कर लिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अंतिम क्षण में आंखों से ओझल हो गया और जैसे ही वार उसके पास से गुजरा वह पुनः प्रकट हो गया। यदि तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो मैं इन बंदरों से लड़ूंगा। 4 ने एक पेड़ के पीछे छिपे रेड मैंकी के समूह की ओर एक ही अर्धचंद्राकार वार किया। यह इतनी तेज गति से उनकी ओर आ रहा था कि वे उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे उन पर हमला करने वाले थे विक्रांत अचानक उनके सामने आ गया और उसने अर्धचंद्राकार वार को सिर पर ले लिया, अपना हाथ घुमाया और बर्फ को आकाश की ओर उछाल दिया। विक्रांत ने निराश होकर कहा, तुमने हमारे द्वंद्व युद्ध की शर्तें तोड़ दी हैं और इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्रांत ने अपना हाथ उठाया और मित्रिल आर्टिफैक्ट रिंग वाला दस्ताना दिखाया। अपने दूसरे हाथ से उसने सोने की पट्टी को घुमाया और धीरे से अपनी उंगली से अंगूठी निकाली। अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारी लड़ाई हार रहे हो, फोर चिल्लाया। विक्रांत ने सिर हिलाया, नहीं गुस्ताख, मैं तो बस वही दे रहा हूं जो तू चाहता है। जैसे ही उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली उसके शरीर से अचानक एक नीली हरी आभा फूट पड़ी जिसने उसके चारों ओर बंधे हुड को नष्ट कर दिया। फोर को लगा कि उसकी प्रवृत्ति ने उसे तुरंत पीछे हटने को कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके वस्त्र ने दिखाना शुरू कर दिया कि उसके नीचे क्या छिपा हुआ था। उसे एहसास होने लगा कि वह इस पूरे समय किसके खिलाफ लड़ रहा था या किससे। देखिए, यह कोई साधारण मित्रिल कलाकृति नहीं है। ड्रैगनबॉर्न द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कलाकृतियों के विपरीत मेरी अंगूठी मुझे जादुई शक्तियां नहीं देती, वास्तव में यह इसे सीमित करती है। जैसे ही अंगूठी विक्रांत की उंगली से निकली उसकी 9 सितारा साधना की पूरी शक्ति अनियंत्रित रूप से फूट पड़ी। उसके पैरों के नीचे की घास 1 सेकंड से भी कम समय में सड़ गई क्योंकि वह उसकी अतिप्रवाहित नेक्रोटिक ऊर्जा के संपर्क में आ गई थी। फोर वहीं खड़ा था, कांप रहा था जब उसने अपने सामने पड़े मरे हुए सामान्य कंकाल को देखा। भय के कारण उसके शरीर की शक्ति समाप्त हो गई, उसकी भुजाओं और उंगलियों में कमजोरी महसूस होने लगी जिससे उसने भारी तलवार जमीन पर गिरा दी। खेल खत्म हो गया है युवा, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी तरह जीवन में दूसरा मौका मिले। तभी फोर ने देखा कि पूरी दुनिया उल्टी दिशा में घूम रही है। जब उसने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि उसका अपना शरीर एक ओर पड़ा हुआ है तथा उसका सिर गायब है। धीरे धीरे उसकी चेतना लुप्त हो गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। अध्याय 256 जीवन पत्थर महल में वापस आकर रात का उत्सव और आनंदपूर्ण नृत्य क्रिश्चियन हेमरस्टोन नामक एक युवक के आने से रुक गया। उसने बिना किसी परवाह के सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। रात में इतनी देर से आने का मतलब था कि उसने ड्यूक के साथ बहुत सम्मान से पेश नहीं आया। कुछ लोग इसे उचित कह सकते हैं क्योंकि वह प्रसिद्ध हेफेस्ट्स कॉर्पोरेशन का वंशज था, लेकिन कई लोग इसे केवल अहंकार कहेंगे। ड्यूक सूर्यवंशी, मुझसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने धातु की मोटर गाड़ी के पास आते हुए कहा। रिबॉर्न कंपनी ने आपको जो भी पेशकश की है, मुझे यकीन है कि मेरी कंपनी भी आपको दे सकती है। क्रिश्चियन ने देखा कि कार के साइड डोर पर एक अनोखा आर्क चिन्ह बना हुआ है। चूंकि ड्यूक अपनी पत्नी के साथ कार चला रहा था, इसलिए उसने मान लिया कि ध्रुव की ओर से यह उपहार उसके पक्ष में था। यह धातु का उपकरण बिल्कुल भी कारगर नहीं है, उसने साहपूर्वक कहा। इस तरह की धातु की गाड़ी को खींचने के लिए आपको 4 घोड़ों की आवश्यकता होगी। ये केवल ये दर्शाता है कि हमारी हेमरस्टोन कंपनी इस शहर की किसी भी अन्य युवा कंपनी की तुलना में बहुत समझदार है। आखिरकार मेरे पास अपने परिवार का अनुभव है जिससे मैं पीछे हट सकता हूँ। मेरा साथ देना सफलता का एक सरल नुस्खा है। हालांकि ड्यूक और उसके आसपास मौजूद मेहमान इस बात से प्रभावित नहीं हुए। उन्हें पता था कि कार की क्षमताओं को देखने के बाद उनके शब्द बेकार थे। तुम्हें कुछ नहीं पता क्रिस, ये क्रिश्चियन है, लड़के ने सुधार किया। ड्यूक ने भावुक होकर कहा, जब तुम बच्चे थे तो तुम एक अच्छे लड़के थे।
तुम्हारे पिता ने तुम्हें कंपनी बनाने के सही तरीके बताए थे। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इतने अज्ञानी हो? क्रिश्चियन ने अपना मुंह बुरी तरह से पटका, ड्यूक से मुंह फेर लिया और उसका एक और उपदेश सुनना नहीं चाहा। अवसर ही वह है जो हुआ। क्रिश्चियन ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अभी मेरे भाई बहन, चचेरे भाई और दोस्त सभी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं, और यहाँ तक कि वे बाजार को नियंत्रित करने वाली वास्तविक कंपनियों से पूरी तरह से बाहर हैं। उन्होंने ड्यूक और बाकी सभी की ओर इशारा किया। यह एक चेतावनी है। शार्क आ रही हैं, और उन्हें पानी में खून की गंध आ रही है। बहुत जल्द ही वे क्वींस क्षेत्र के मैदानों में तैरते हुए आपके दरवाजे खटखटाने आएंगी। क्या आपको नहीं पता कि बैचरॉक टाउन पहले से ही ऑस्कॉप की एक सहायक कंपनी के नियंत्रण में है? मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वे इसे खो बैठे। ड्यूक चौंक गया और बाकी मेहमान अप्रत्याशित समाचार सुनकर चौंक गए। ऐसा लगा जैसे उनका पूरा विश्वास एक पल में चकनाचूर हो गया हो, जिससे उन्हें आने वाले भविष्य के लिए बेचैनी और अस्थिरता महसूस हुई। वह तो यहाँ से बहुत निकट है, मेहमानों में से एक ने मन ही मन कहा, फिर भी उसकी आवाज़ सभी ने सुनी। यदि वे पराजित हो रहे हैं तो हमारा क्या होगा? ये व्यापार के लिए बुरा है। यही एकमात्र निष्कर्ष था जिस पर वे सभी पहुंच सकते थे। बैचरॉक टाउन में अभी क्या हो रहा था, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर नोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। स्थानीय व्यवसायों को तुरंत संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे अच्छी स्थिति में कंपनियों को भारी मात्रा में कर का भुगतान करना होगा। सबसे बुरी स्थिति में उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वे उनके शासन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। इस बीच संकट के समय में सत्तारूढ़ कंपनी को सामान्य नागरिकों को सैनिकों में बदलने का अधिकार था, ताकि वे उस चीज से लड़ सके जो वे पहले से ही नहीं चाहते थे। जहां तक उस क्षेत्र पर पहले शासन करने वाले राजपरिवारों का प्रश्न है, उनका भाग्य आमतौर पर दुखद ही रहा। यद्यपि ड्यूक सूर्यवंशी ने अपना चेहरा शांत रखने की कोशिश की, फिर भी उसके हृदय में जो चिंता थी वह उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। वह कार से बाहर निकला और गंभीर चेहरे के साथ क्रिश्चियन की ओर देखने लगा। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? आपने ये कहाँ सुना? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, क्रिश्चियन ने जवाब दिया। ये भी एक कारण है कि मैं देर से आया हूँ। मुझे रुककर देखना था कि पूरे शहर में आग क्यों लगी हुई थी। ड्यूक इधर उधर घूमता रहा और उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे शांत नहीं कर पाई, क्योंकि उसने उसका हाथ थामने की उसकी कोशिश को ठुकरा दिया था। यही कारण है कि आपको मेरी ज़रूरत है, क्रिश्चियन ने विनती की। एक वैश्विक समूह की उपकंपनी को धकेलने वाली एकमात्र चीज़ एक समान रूप से मजबूत समूह की दूसरी उपकंपनी है। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो उस ऑस्कॉप उपकंपनी के खिलाफ लड़ सकता हूं। ड्यूक की नज़रों में यह साफ था कि वह लड़के के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा था। हेफेस्ट्स कंपनी का समर्थन होने से शहर के पीछे एक सुरक्षा जाल सुनिश्चित होगा, अगर ऑस्कॉप की सहायक कंपनी ने बैचरॉक से आगे विस्तार करने का फैसला किया। समूह की उपकंपनियों के बीच आगामी क्षेत्रीय युद्ध के मंडराते खतरे ने एक अशुभ मनोदशा उत्पन्न कर दी, जो आसपास के हर आदमी और औरत में व्याप्त हो गई। उनमें से कुछ तो अपनी कंपनियों को भी हैमरस्टोन से जोड़ने पर विचार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि भविष्य में उन्हें भी बचा लिया जाएगा। ये सचमुच एक बुद्धिमानी भरा कदम था और ऐसे समय में वे यही एकमात्र कदम उठा सकते थे। लेकिन तभी ड्यूक ने महल के प्रांगण के बीच में सुनहरे बालों वाले लड़के को देखा और उसे एहसास हुआ कि इस समस्या का एक और समाधान है, ऐसा कुछ जिसके लिए उसे अपनी बागडोर किसी लड़के को सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम क्यों? ड्यूक सूर्यवंशी ने क्रिश्चियन से पूछा। मैं रीबॉर्न कंपनी से मदद क्यों नहीं मांग सकता? क्रिश्चियन ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपने निजी अंगरक्षक को ड्यूक के पास आने का इशारा किया। ड्यूक को जीवन पत्थर दिखाओ, क्रिश्चियन ने आदेश दिया। कोडनेम 1 ने आज्ञाकारी ढंग से पास आकर अपनी जेब से 4 रत्न निकाले, जिनमें से प्रत्येक रत्न एक बड़े सेम के आकार का था और चंद्रमा के समान सफेद चमक के साथ चमक रहा था। ये खुरदरे पत्थर एक लयबद्ध पैटर्न के साथ स्पंदित होते थे, जो हर सेकंड में एक बार मंद और उज्ज्वल होते थे। आज रात मैंने 4 विशिष्ट सैनिकों को भेजा, जिनमें से प्रत्येक को हेफेस्ट्स प्रशिक्षण अकादमी से सीधे चुना गया था, और उन्हें रीबॉर्न कंपनी के सबसे महान सेनानियों, तथाकथित ड्रैगनबॉन्स की तलाश करने के लिए भेजा, क्रिश्चियन ने बताया। और ये जीवन पत्थर सीधे उन 4 योद्धाओं से जुड़े हुए हैं। अभी इन पत्थरों की चमक ये संकेत देती है कि वे पूरी तरह से जागृत और सचेत हैं। अब तक वे अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके होंगे और उन पर बड़ी कुशलता और शक्ति से हमला कर चुके होंगे। लगभग 3 मोमबत्तियों के बराबर समय में मेरे कुलीन सैनिक अपने कर्तव्य से लौट आएंगे और यह समाचार लाएंगे कि उन्होंने रीबॉर्न के ड्रैगनबॉर्न को सफलतापूर्वक हरा दिया है। ड्यूक ने चिंता से ध्रुव की ओर देखा।
अगर वे योद्धा वाकई हेफेस्ट्स प्रशिक्षण अकादमी से चुने गए थे तो उनका कौशल स्तर विश्व स्तरीय से कम नहीं है। लेकिन घबराहट और चिंता के बजाय ध्रुव ने शांति का भाव दिखाया। ध्रुव ने वन और क्रिश्चियन की ओर देखा। क्या आप इस बात पर आश्वस्त हैं? उसने उनसे पूछा। तभी वन ने महसूस किया कि उसकी हथेलियों में रखे जीवन पत्थर तीव्रता से हिलने लगे हैं, लगभग उसके हाथों से लुढ़कने लगे हैं। फिर एक लाइफ स्टोन पूरी तरह से काला हो गया, जिसमें कोई चमक नहीं थी। यह एक सामान्य क्वार्ट्ज स्टोन की तरह लग रहा था। वन की आंखों में आश्चर्य और सदमे भर गए, खासकर क्रिश्चियन की आंखों में। लेकिन फिर कुछ ही देर में दूसरा भी मंद पड़ गया, और फिर उसके कुछ ही पलों बाद तीसरे की रोशनी भी एक पल में बुझ गई। क्या हो रहा है? क्रिश्चियन ने वन से चिल्लाकर पूछा। उनकी अंतिम बचाव कृपा अंतिम जीवन पत्थर था जो वन की हथेलियों में पूरी तरह से स्थिर रहा। लेकिन एक सेकंड बाद पत्थर हजारों टुकड़ों में फट गया और उसके हाथ पर केवल पाउडर के अवशेष रह गए। अध्याय 257 ध्रुव को मौज करने दो, आखिर इसका क्या मतलब है? क्रिश्चियन ने गुस्से से वन से पूछा। स्टोन कोल्ड वन, जो उनके समूह में सबसे मजबूत था, जीवन के पत्थरों से प्रकाश के लुप्त होने का अर्थ जानता था। इसका मतलब था कि वे हार गए, सीधा और सरल। हालांकि वह अपने समूह की विफलता के लिए युवा मास्टर को निराश नहीं कर सकता था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर etovalfire.net वेबसाइट खोजें। इस बीच ड्यूक ने ध्रुव की ओर देखा और उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ध्रुव को इसकी उम्मीद थी। उसे पता था कि ऐसा होगा। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, ड्यूक सूर्यवंशी ने घोषणा की। ऐसा लगता है कि आपके कुलीन सैनिक ड्रैगनबॉर्न को हराने में विफल रहे। क्रिश्चियन ने ड्यूक की ओर देखा, अपना मुंह खोला और उसका खंडन करने के लिए कुछ भी कहने में विफल रहा। यह उसके दिमाग में संभावनाओं के दायरे से पूरी तरह बाहर था। स्टोन कोल्ड 6 उसके परिवार द्वारा पाले गए कुलीन योद्धा थे। उन्हें लाइन के शीर्ष पर होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि मेरा मूल निर्णय सही है। अंगोरा शहर को जिस सही रास्ते पर चलना चाहिए वह है रिबॉर्न कंपनी का उसके साथ होना। यह अनुचित है, क्रिश्चियन ने क्रोधित बच्चे की तरह जमीन पर पैर पटकते हुए कहा। क्रिश्चियन, ड्यूक ने धीरे से पुकारा, लड़के को शांत करने की कोशिश करते हुए। भले ही ड्रैगनबॉर्न हार गए होते, फिर भी मैं उन्हें अपना प्रायोजक चुनता। ये ताकत का मामला नहीं है, बल्कि सिद्धांतों का मामला है। आज रात आपके रवैये ने मुझे यह एहसास कराया कि अगर आप अंगोरा शहर के प्रायोजक बन जाते हैं तो आप मेरे नागरिकों और अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे। आप बस हमारे शहर का उपयोग अन्य कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। क्रिश्चियन ने गुस्से से अपनी बाहें पार कर लीं। लेकिन वे भी ऐसा कर रहे हैं, उसने तर्क दिया। वे ऐसा क्यों कर सकते हैं जबकि मैं नहीं कर सकता? ड्यूक ने क्रिश्चियन के पास जाकर लड़के के बालों को सहलाया तथा उसे उसी बच्चे की तरह देखा जैसा वह वर्षों पहले था। आपके पिता ने आपको व्यवसाय को संभालने का यह तरीका नहीं सिखाया था। वह एक नेक इंसान थे और आपको बुरे प्रभावों में फंसने के बजाय उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए था। क्रिश्चियन की आंखें भर आईं और उसकी भावनाएं सतह पर उबलने लगीं। क्रोध, निराशा, शर्म, ये वे भावनाएं थीं जिन्हें एक 11 साल का बच्चा अभी तक ठीक से संभाल नहीं सकता। मुझसे दूर हटो, क्रिश्चियन चिल्लाया और ड्यूक के सांत्वना देने वाले हाथ को झटक दिया। फिर वह ध्रुव की ओर मुड़ा और उसके चेहरे की ओर इशारा किया। ये सब तुम्हारा दोष है। अगर तुम मेरे काम में दखल न देते तो मुझे वह सब मिल जाता जो मैं चाहता था। क्रिश्चियन ने अपने गंजे अंगरक्षक की ओर देखा और मुख्य वाक्यांश बोला, उस पर हमला करो। क्रिस नहीं, ड्यूक चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनमें से एक ने तलवार म्यान से निकाली और ध्रुव की ओर दौड़ा। सामान्य मेहमानों की नज़र में उसका आगमन लगभग तुरंत ही हुआ। एक पल वह क्रिश्चियन और ड्यूक के पीछे था और अगले ही पल वह ध्रुव के सामने था। तलवार उसकी गर्दन से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। तभी एक प्रिज्मीय ढाल प्रकट हुई और तलवार से लड़ने लगी, उसकी धातु की धार से टकराने लगी और चारों ओर चिंगारियां पैदा होने लगीं। क्या जानलेवा हमले के अचानक विस्फोट से अतिथि बुरी तरह डर गए और वे हताश होकर चीखने चिल्लाने लगे तथा सुरक्षित स्थान पर भागने का प्रयास करने लगे। ड्यूक ने मेहमानों को अपने महल के अंदर ले जाया, जहां वे किसी भी तरह की हानि से सुरक्षित रहेंगे। अरे, मेरे सैनिक कहाँ हैं? ड्यूक हताशा में चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि उसके महल में कोई भी मौजूद नहीं था, सिवाय रात में छाया के। उसने अपनी जेब से एक सीटी निकाली। जैसे ही वह सीटी बजाता, पूरे शहर से सैनिक महल की दीवारों पर इकट्ठा होकर अपराधी को पकड़ने की कोशिश करने लगते। लेकिन जैसे ही ड्यूक ने सीटी को अपने मुंह तक उठाया, उसने अपनी कलाई पर अचानक पकड़ महसूस की। ड्यूक सूर्यवंशी ने नीचे देखा और देखा कि एक छाया उसकी बांह को पकड़ रही है।
उसके पीछे चलते हुए उसने देखा कि छाया उसके सामने एक अजीबोगरीब हुड पहने बैंगनी रंग के कीचड़ के गोले से जुड़ी हुई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, भूरा ने ड्यूक से सहजता से कहा। मेरे मालिक को मौज मस्ती करने दो। ड्यूक ने असमंजस से भूरा की ओर देखा। वह आदमी 5 सितारा खेती के शिखर पर है। उनकी चिंता जायज थी। एक 11 साल के लड़के पर एक ऐसे सुपरह्यूमन सैनिक द्वारा हमला होते देखकर कौन चिंतित नहीं होगा, जिसे अपने लक्ष्यों को सबसे कुशल तरीके से मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। फिर भी भूरा ने ड्यूक को आश्वस्त किया, मेरे गुरु को देखो, उन्होंने हाल ही में कुछ अच्छा सीखा है और वे उसे आजमाना चाहते हैं। ड्यूक सूर्यवंशी केवल चिंतित निगाहों से देख सकते थे क्योंकि ध्रुव का सामना स्टोन कोल्ड वन से हो रहा था। एक ने ध्रुव के चारों ओर के सुरक्षा कवच को भेदने के लिए अपनी तलवार पर अत्यधिक बल लगाया। हालांकि ध्रुव के चारों ओर मौजूद पूर्ण एकता रक्षा ने धातु के अंदर मौजूद अग्नि और पृथ्वी के मान को प्रतिक्रिया करके उसे और दूर धकेल दिया। यदि वन को और आगे बढ़ना था तो उसे अपनी तलवार के धातु के टुकड़े में बदल जाने का जोखिम उठाना पड़ता। तस फिर से वही अजीब बचाव, उसने दबी हुई आवाज में कहा। जब वन संघर्ष कर रहा था, ध्रुव ने इस समय अपने सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी को ध्यान से देखा तथा उसके शरीर के चारों ओर मौजूद मन को महसूस किया। उसके कोर में बहुत सारा जल और वायुमन है, जिसका अर्थ है कि वह बर्फ मंत्र में शक्तिशाली है। उन्होंने आईसी ब्लू कवच का एक प्रकार पहना हुआ है जिसे 5 ने अखाड़े में पहना था, जिसमें इस कवच में हिमशैल जैसे कंधे के गार्ड हैं जो उनकी तलवार की हरकतों में बाधा नहीं डालते। यह उपकरण जादुई शक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, न कि केवल शारीरिक शक्ति को ध्यान में रखकर। वह सबसे मजबूत 5 स्टार फाइटर लगता है जिसका मैंने कभी सामना किया है। कम से कम मेरे सामने तो ऐसा ही था, उसने निष्कर्ष निकाला। और एक क्षण बाद वह सही साबित हुआ। उनमें से एक ने अपनी तलवार वापस खींची और हेफेस्ट्स की ठंडी लपटें का जाप किया, फिर अपनी उंगली से तलवार के आधार से लेकर सिरे तक उसे छुआ। उसके स्पर्श से नीली आग निकली जो ठंडी धुंध सी प्रतीत हो रही थी। ध्रुव को उन लपटों में अग्निमान की अनुपस्थिति ने मोहित कर दिया। ये शुद्ध जल और वायुमान से बना था, जो वास्तविक लपटों को प्राप्त करने के लिए अग्नि की संरचना की नकल करता था। फ्रोजन ड्रैगन, वन स्ट्राइक, वह चिल्लाया, अपनी तलवार को सुंदर मुद्रा में घुमाते हुए, जिससे हवा में बर्फीली नीली लपटों की एक लकीर बन गई। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे वह चीनी डोंगुआ की खेती देख रहा हो। जैसे ही वन ने हवा को चीरा, पीछे की ओर उठती लपटों से एक आकृति उभरी। शरीर का एक लंबा और पतला हिस्सा हवा में घूम रहा था, जैसे कोई सांप अपने बिल में रेंग रहा हो। फिर भी इस सांप के पास बर्फीले नीले रंग के ज्वलंत शल्क थे और पूंछ और कंधों के पास पंजे जैसे पैर थे। जल्द ही सबसे ऊपर एक सिर बन गया, जिसके मुंह में तीखे दांत थे और नाक के पास 2 लंबे झींगा एंटीना थे। उसके जबड़े खुल गए और वह सीधे ध्रुव की ओर दहाड़ने लगा। यह एक ड्रैगन था, लेकिन पश्चिमी कल्पना जैसा नहीं, बल्कि चीनी पौराणिक कथाओं के चित्रण जैसा। ध्रुव नीली ज्वाला वाले ड्रैगन को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने लगभग उसका अपनी ओर आने का स्वागत ही कर दिया। आखिरी क्षण में उन्होंने उड़ान का प्रयोग किया और ड्रैगन के हमले से बचते हुए हवा में 10 मीटर ऊपर उड़ गए। जैसे ही ड्रैगन जमीन पर गिरा, पत्थर की ईंटों से बना फर्श मलबे और बर्फीली लपटों में बदल गया, जिससे महल का मैदान लगभग नारकीय परिदृश्य में बदल गया। नीली लपटों के साथ जलते हुए पत्थर आसमान से गिरे और जमीन पर गिरे, जिससे जानलेवा ठंड फैल गई जिसने सब कुछ बर्फ के टुकड़े में बदल दिया। ध्रुव ने आसमान से नीचे देखा और अजगर की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जादुई सिद्धांत प्राप्त श्रेया 4 ओ की आवाज उसके सिर में गूंज उठी। तभी जब विस्फोट से उत्पन्न धुंध कम हुई, उसने देखा कि पुनः निर्मित ड्रैगन आकाश की ओर भाग रहा है। उनमें से एक उसके सिर पर सवार था, उसकी तलवार सीधे ध्रुव की ओर तान रही थी। अध्याय 258 बागडोर पर नियंत्रण रखनाइक की तलवार मुट्ठी के आकार के मित्रिल अवशेष की शक्ति से भरी हुई थी। इससे एक बर्फीली नीली शक्ति निकलती थी जो उसके नीचे ड्रैगन को खिलाती हुई प्रतीत होती थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर नोवेलफायर नेट वेबसाइट देखें। बर्फीले ड्रैगन की सांस, एक ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार आगे की और ड्रैगन को हाथी के आकार की नीली लपटों की एक विशाल गेंद छोड़ने का आदेश दिया। ध्रुव ऊपर तैर रहा था, हवा का मान उसके पैरों और हाथों को ऊपर की ओर धकेल रहा था। उसका मन आग के बर्फीले गोले की मान संरचना का विश्लेषण करने लगा और देख रहा था कि कैसे जल और वायु का मान एक की तलवार से निकलकर नीली आग की गेंद को सशक्त बना रहा था। श्रेया 4 ओ को उसके मन में उत्तर देने में केवल कुछ मिलीसेकंड ही लगे। सूचनाओं का प्रवाह उसके मस्तिष्क पर छा गया, जिससे उसे एक पूरी तरह से नया 5 सितारा रहस्यमय कला मंत्र डालने के लिए आवश्यक जादू सिद्धांत मिल गया, जो विशेष रूप से बर्फीले ड्रैगन की सांस का प्रतिकार करने के लिए डिजाइन किया गया था।
चलो इसे बर्फीले ड्रैगन ब्रीथ मिंट कहते हैं, ध्रुव ने मन ही मन सोचा, जैसे उसके सामने मैग्मा की एक बड़ी गेंद प्रकट हुई हो। यह मैग्मा एक नवजात ग्रह की तरह अपने ऊपर बहता रहा तथा इसकी परतें अपने नीचे धंसने के कारण लावा के टुकड़े बाहर निकलने लगे। जैसे ही आग का बर्फीला गोला मैग्मा ग्रह से टकराया, सब कुछ विस्फोट हो गया और हवा में चमकती हुई सफेद रोशनी की झड़ी लग गई, जिसका कारण दोनों गोलों में मौजूद मैना कणों का पूर्ण विनाश था। क्या? एक ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए ड्रैगन पर अपनी लगाम खींची और हवा में ही रुक गया। जो लोग पानी के जादू या किसी भी तरह के मंत्र का उपयोग करके उसकी बर्फीली आग की गेंद को नष्ट करने की कोशिश करते, उन्हें भाप के एक बेकाबू विस्फोट का सामना करना पड़ता जिसका वह फायदा उठाता। फिर भी किसी तरह उसकी बर्फीली ड्रैगन सांस एक सेकंड में पूरी तरह से बेअसर हो गई। नीचे महल के प्रांगण में देवदत्त ने रात के आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में पूर्ण अविश्वास झलक रहा था। एक उत्तम प्रतिमंत्र, उसने धीमे स्वर में कहा। उसे आज रात काउंटरस्पेल के इतने उच्च स्तरीय निष्पादन को देखने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि वह इसे भरोसेमंद तरीके से नहीं कर सकता था। किसी दूसरे जादू को पूरी तरह से रद्द करने के लिए एक जादुई जादू बनाना एक ऐसी तकनीक थी जिसके लिए पूर्ण सटीकता, असीम रचनात्मकता और मन पर पूर्ण महारत की आवश्यकता थी। यदि कोई जानता कि ध्रुव ने इसे कितना आसान बना दिया है, तो उसे एहसास हो जाता कि वह पूरी तरह से पराजित था। ध्रुव बस उसके साथ खेल रहा था, लेकिन वन ने लड़ाई जारी रखी। उसने ज्वलंत नीले ड्रैगन के एंटीना को पकड़ लिया और उसे कोड़े से मारा, जिससे वह प्राणी ध्रुव की ओर दौड़ पड़ा। ड्रैगन का शरीर हवा में ऊपर नीचे रेंग रहा था, उसके जबड़े खुले हुए थे और वह ध्रुव पर एक चक्र में हमला कर रहा था। जैसे ही वन ध्रुव की दृष्टि से बाहर हुआ, ड्रैगन ने झपट्टा मारा और अपने तीखे, ज्वलंत पंजों से ध्रुव को टुकड़ों में फाड़ डाला। ज्वलंत पंजे अदृश्य प्रिज्मीय ढाल तक पहुंच गए, जिससे हर जगह सफेद चिंगारियां फैल गईं, जबकि बर्फीली नीली लपटें यूनिटी रक्षा से लड़ने की कोशिश कर रही थीं। ये कारगर नहीं हुआ। एक प्रतिकर्षण बल ने ड्रैगन को पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे वह बादलों के एक बड़े समूह में डूब गया, जिससे वह दिखाई देना बंद हो गया। फिर मौन। कुछ सेकंड बाद आसमान में गड़गड़ाहट हुई, जैसे एक बर्फीला शंकु धूसर धुंध को चीरता हुआ आया हो और एक बर्फ से ढका पहाड़ उल्का की तरह ध्रुव की ओर टूटता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ का दर्रा एक व्यक्ति अपने ड्रैगन पर सवार होकर पहाड़ के पीछे से आते हुए चिल्लाया। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे माउंट एवरेस्ट खुद उस पर बरस रहा हो। उसकी भव्यता चांदनी को ढांक रही थी और उसके पूरे अस्तित्व पर छाया डाल रही थी। पहाड़ हवा में गिरकर सीधे महल की दीवारों पर जा गिरा, जिससे पत्थर की ईंटों की दीवारें टूट गईं। चट्टानी पहाड़ के टुकड़े हर जगह उड़ गए और फिर शुद्ध मन की धुंध में विलीन हो गए। दीवार में हुई क्षति के कारण पास की पत्थर की ईंटें आगे की ओर गिर गईं तथा नीचे खाई में गिर गईं, जिससे छप छप की आवाज उत्पन्न हुई। ऊपर से वन ने मलबे की ओर देखा, इस उम्मीद में कि उसमें ध्रुव का शरीर दिखाई देगा। दुर्भाग्यवश ध्रुव कहीं नहीं मिला। तभी उसने अपने ऊपर एक छाया चमकती हुई देखी। उसने ऊपर देखा और देखा कि ध्रुव अपनी दोनों बाहें एक दूसरे पर बांधे हवा में खड़ा है और उस पहाड़ से बिल्कुल भी अछूता है जो उसने उस पर फेंका था। पत्थर की तरह ठंडे योद्धा ने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ लिया और महसूस किया कि लड़ाई की गर्मी अंततः उस तक आ पहुंची है। वह ध्रुव की सुरक्षा को भेदने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अजेय था। मैं तुम्हें हराने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, एक ने कसम खाए। ध्रुव ने कंधे उचका दिए। तुम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो। अचानक ध्रुव की भुजाएं एक अजीब सी नीली लौ से जगमगा उठीं। ध्रुव से आती ठंडी हवा को महसूस करके कोई भी चकित हो सकता था। नहीं, एक ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह नहीं हो सकता। उसका डर सच साबित हुआ, क्योंकि ध्रुव ने अपनी भुजाओं के अलावा किसी अन्य चीज का प्रयोग किए बिना उसकी तलवारबाजी की नकल की। ध्रुव के हाथों में बर्फीली नीली लपटें हवा में एक ठंडा अवशेष छोड़ गईं, जो धीरे धीरे ज्वलंत तराजू और विस्तारित थूथन के साथ एक पतले शरीर में बदल गईं। यह असंभव है, एक व्यक्ति अपने सामने खड़े प्राणी को घूरते हुए चिल्लाया। ध्रुव ने अपना स्वयं का एक बर्फीला ड्रैगन बनाया। उन्होंने हेफेस्ट प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन के माध्यम से ही पारित अद्वितीय शारीरिक कला मंत्र की नकल की। ध्रुव ड्रैगन के सिर पर कूद गया और उसकी खोपड़ी के ठीक ऊपर खड़ा हो गया। उसके एक इशारे से ड्रैगन हवा में उड़ गया और वन के ड्रैगन से आंख मिला ली। दोनों एक जैसे दिख रहे थे, बस उनके जलते हुए शल्क और तीखे पंजे वाले पैर ही एक जैसे थे। वन के लिए यह एक अचंभित कर देने वाला क्षण था। वह अपने सामने खड़े ड्रैगन को घूरता रहा और सोचता रहा कि ध्रुव ने ऐसा कौन सा भ्रम पैदा किया है। फिर भी जल्द ही वह पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगा। आग, ध्रुव ने बुदबुदाया। उसके ड्रैगन ने अपने जबड़े चौड़े कर लिए और उसके कैनाइन दांतों की नोक पर मन इकट्ठा हो गया। पानी की भाप मुंह से बाहर निकली, जो हवा में उड़ते हुए धुंध में बदल गई।
जल और वायु के संयोजन से बर्फीली लपटों का एक विशालकाय गोला बना जो हाथी से भी बड़ा था। ये वन की खास चाल थी, आइसी ड्रैगन ब्रीथ। और जैसे जैसे यह उसकी ओर बढ़ती गई, उसे इस पर और भी यकीन होता गया। उसने अपनी तलवार उठाई और बर्फ की रक्षात्मक दीवार बनाने के लिए अपने रुख का इस्तेमाल किया। हालांकि उसकी अस्थिर मानसिक स्थिति ने उसकी तलवार की स्थिति में गलती कर दी, जिससे बर्फ अचानक पिघलकर गैसीय वाष्प में बदल गई। बर्फीली आग का गोला वन के ड्रैगन से टकराया, जिससे वह दर्द से लड़खड़ाने लगा और अनियंत्रित रूप से हवा में अंदर बाहर चमकने लगा। टक्कर लगने से वन पीछे की ओर उड़ गया। उसने ड्रैगन के एंटीना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ठीक से पकड़ नहीं पाया। वह आसमान से नीचे गिर पड़ा और अपने घायल जलते हुए ड्रैगन को पकड़ने के लिए संघर्ष करने लगा। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसने ड्रैगन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और मानसिक रूप से उसे आदेश दिया कि वह झपट्टा मारकर उसे बचा ले। ध्रुव के हमले के बाद ड्रैगन धीरे धीरे अपने ठोस रूप में वापस आ गया। उसने वन की ओर देखा, उसे लगा कि उसका निर्माता जमीन पर गिरने से बस कुछ सेकंड दूर है। फिर भी ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया। एक व्यक्ति को लगा कि ड्रैगन से उसका संबंध टूट गया है, उसके कोर से उससे जुड़ा सारा मैना खत्म हो गया है। उसके शरीर में ठंड फैल गई, लेकिन बर्फ की वजह से नहीं, बल्कि किसी चीज की कमी की वजह से, मैना की कमी की वजह से। वह महल के प्रांगण में जा गिरा, जिससे वहां पत्थर की ईंटों वाली सड़कें बन गईं। वह कराह उठा, उसे अपने शरीर में कई हड्डियां टूटी हुई महसूस हुईं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने ऊपर देखा और पाया कि उसका आइस ड्रैगन उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। इसके बगल में ध्रुव और उसका ड्रैगन था। दोनों ड्रैगन पूरी तरह ध्रुव की इच्छा के अधीन एक साथ हवा में उड़े। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ध्रुव ने अपने जादू पर नियंत्रण कर लिया है, उसके सिर में ठंडक दौड़ गई। अध्याय 259 ठंडा विस्फोट। रात में चारों तरफ सन्नाटा था, ऊपर आग की चिंगारी के अलावा कुछ नहीं था। दो बर्फीले ड्रैगन हवा में मंडरा रहे थे और नीचे महल के मैदान को देख रहे थे। यह नश्वर और जादूगरों दोनों के लिए एक अकल्पनीय दृश्य था। रहस्यवादी कलाओं की जटिलताओं में निपुण न होने वाले लोग भी जानते थे कि एक जादू अपने जादूगर से जटिल रूप से जुड़ा हुआ कुछ था। ये किसी दूसरे अंक की तरह उनका ही विस्तार था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। फिर भी अब उन्होंने देखा कि ध्रुव ने वन की नाक के नीचे ड्रैगन पर कब्जा कर लिया है। उसने ध्रुव के आदेश का पालन किया, जैसे ड्रैगन का उसके मूल कलाकार से कोई संबंध ही न हो। 7 सितारा टावर मास्टर देवदत्त से अधिक कोई नहीं जानता था कि यह कितना बेतुका था। सेबरस के शब्द देवदत्त के दिमाग में फिर से कौंध गए। ध्रुव की रहस्यवादी कलाओं की प्रतिभा के बारे में किए गए सभी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन अब उसे इतने अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगे, क्योंकि उसने अभी अभी जो देखा था वह सब कुछ उसके लिए पर्याप्त था। वास्तव में ध्रुव ने जो काम इतनी आसानी से किया, उसे करने के लिए आवश्यक निपुणता को प्रतिभा भी नहीं कहा जा सकता। कैसे, ये कैसे संभव है? एक ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके मुंह से खून बह रहा था। अपने पैरों के नीचे 2 ड्रैगन्स के साथ ध्रुव नीचे तैरता हुआ आया। तुम अपने मन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उसने वन से कहा। मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे ले लिया। उनके सर्वोच्च कौशल ने उन्हें मन पर पूरी महारत दी, न केवल अपने बल्कि उनके आसपास की हर चीज पर। जादू की कला पर कब्जा करना उनके लिए सांस लेने जितना आसान था। एक व्यक्ति को अपने शरीर पर हावी हो रही हानि की निराशा का एहसास हुआ तो उसने दांत पीस लिए। उसकी हताशा ने उसे इतना उत्तेजित कर दिया कि उसने अपनी तलवार को मूठ से पकड़ लिया और उसका निचला हिस्सा एक दांतेदार चट्टान पर दे मारा, जिससे मित्रिल अवशेष विस्थापित हो गया। वह 2 बार लुढ़का और उसके सिर से कुछ इंच की दूरी पर जा गिरा। कांपते हाथों से वन ने बर्फीले नीले रंग के मित्रिल अवशेष को उठाया और उसे जबरदस्ती अपने मुंह में डाल लिया तथा उसे पूरा निगल गया। तुम क्या कर रहे हो? देवदत्त उस पर चिल्लाया। उसने जो किया वह आत्महत्या से कम नहीं था, लेकिन वन के लिए तो हारना पहले से ही मौत के बराबर था। ध्रुव से लड़ते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी दुर्गम दीवार का सामना कर रहा है, जिसे वह अपनी सारी शक्तियों के बावजूद पार नहीं कर सकता। जादू के मंत्रों की नकल करना, जिन्हें उसने केवल एक बार देखा था, किसी और के जादू के मंत्रों पर नियंत्रण करना, रहस्यमय कलाओं में ध्रुव की प्रतिभा किसी धोखेबाज और अनुचित शक्ति से कम नहीं थी। इसलिए उसे हराने का एकमात्र तरीका असाधारण उपाय करना था। ग्रा, वह चिल्लाया क्योंकि मित्रिल अवशेष ने उसके पूरे शरीर को नष्ट करना शुरू कर दिया था। उस रत्न में निहित शक्ति की मात्रा किसी मनुष्य द्वारा उपभोग के लिए नहीं थी, क्योंकि यह उन्हें अंदर से बाहर तक पूरी तरह से नष्ट कर देगी। उसकी त्वचा फटने लगी, जिससे अंदर से एक चमकती हुई नीली रोशनी निकलने लगी, जो इस बात का सबूत थी कि मित्रिल अवशेष ने अपनी सारी शक्ति उसके अंदरूनी अंगों में छोड़ दी थी।
वह जिस पीड़ा से गुजर रहा था वह अवर्णनीय थी, मौत से भी बदतर। फिर भी एक क्षण के लिए उसे अपनी नसों में अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव हुआ। उसके पेट के अंदर प्रकाश के 2 नए बिंदु उत्पन्न हुए, जिससे उसकी साधना 5 सितारा शक्ति से 7 सितारा क्षेत्र तक पहुंच गई। हा 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 हा, वह मोटी आवाज में हंसा जो रात में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। ध्रुव ने वन के शरीर को देखा और देखा कि उसके कोर में मौजूद मैना गड़बड़ा रहा है। यह मित्र अवशेष से आने वाली शक्ति के प्रवाह से लड़ रहा था, उसे अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये बहुत शक्तिशाली था, अंततः उसके मैना कोर के अंदर दरारें पैदा कर रहा था। हालांकि वन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तैरता हुआ खड़ा हो गया और रात के आसमान की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। शक्ति, मेरे पास असीमित शक्ति है, उसने अपने हाथ फैलाते हुए चिल्लाया। उसके हाथों की दरारों से बर्फ की एक किरण निकलकर मुख्य महल की दीवारों और ऊंचे शिखर पर टकरा रही थी। जबरदस्त बल ने महल की छत के एक बड़े हिस्से को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया और फिर विस्फोट के बाद लाखों बर्फ के कणों में बदल गया और नीचे का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देने लगा। महल के अंदर मौजूद कुछ बदकिस्मत मेहमान इस विनाश का शिकार हो गए, गिरते बर्फ के मलबे के नीचे दब गए। ध्रुव जानता था कि कोई अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रख सकता। यदि उसे इससे अधिक समय तक अकेला छोड़ दिया जाता तो वह पूरे महल को नष्ट कर सकता था और अंदर मौजूद सभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। उसे यह रोकना पड़ा। ध्रुव ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अपनी शक्ति छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। एक ने ध्रुव को अपनी शुद्ध नीली रोशनी वाली आंखों से देखा और अपना सिर झुकाया। तुम मेरी तरफ देखो, मेरे पास असीमित शक्ति है, तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। ध्रुव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और कहा, अगर तुम एक भी झटका दोगे तो मैं गोली चला दूंगा। उसने अपना अंगूठा खोल रखा था और अपनी नुकीली उंगली सीधे स्टोन कोल्ड वन पर निशाना साधे हुए थी। उसने एक साधारण उंगली वाली बंदूक बनाई थी जो उस पागल के लिए पर्याप्त खतरनाक नहीं लग रही थी। और तुम इसका क्या करोगे? उसने उपहास किया। वह 7 सितारा साधना के शिखर पर था। वह पहले से लगभग 2 गुना तेज था और मित्रिल आर्टिफैक्ट द्वारा उसे दी गई शक्ति के साथ यहाँ तक कि उन 2 ड्रैगन को भी उसके पैरों के नीचे कांपना पड़ता। और शक्ति द्वारा उसके शरीर को नष्ट करने के बावजूद ओन जानता था कि ध्रुव की रहस्यमय कला मंत्र अभी भी अपनी अंतर्निहित कमजोरी का शिकार हो गई थी, ये धीमी थी। भौतिक कला मंत्रों की तुलना में रहस्यमय मंत्र धीमी गति से काम करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जिसका अर्थ है कि ध्रुव के मंत्र का प्रयोग करने से पहले ही कोई व्यक्ति रास्ते से हट सकता है। मुस्कुराते हुए वन की मांसपेशियों में खिंचाव हुआ जब उसने ध्रुव की दृष्टि से गायब होने के लिए आई स्पीड फुटवर्क मंत्र का उन्नत संस्करण इस्तेमाल किया। उसके पैरों पर बर्फ जमने लगी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज रोशनी ने उसकी आंखें अंधी कर दीं। कुछ देर बाद उसकी दृष्टि वापस आ गई और सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी जब उसने नीचे देखा तो उसने अपने लबादे में एक छोटा सा छेद देखा जो बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं था। लेकिन एक सेकंड बाद कपड़े के चारों ओर खून फैल गया, जिससे पता चला कि उसकी छाती में एक छोटा सा गोलाकार घाव था जो सीधे पीठ में घुस गया था। क्या? वह भ्रमित होकर बोला। उसने ध्रुव की ओर देखा और देखा कि उसकी नुकीली उंगली से धुएं की लपटें निकल रही हैं। जैसे ही उसके घाव से खून बहने लगा, वन धीरे धीरे बेहोश हो गया और मौत के शून्य में चला गया। दुर्भाग्य से उसके शरीर में प्रतिरोध के अंतिम अवशेषों पर उसका नियंत्रण ही एकमात्र चीज थी जो मित्रिल अवशेष के उत्पाद को रोक रही थी। उनमें से एक व्यक्ति जमीन पर मुंह के बल गिरा, उसके शरीर की दरारें चौड़ी होने लगीं और पहले से कहीं अधिक तीव्रता के साथ चमकदार नीली रोशनी बाहर निकलने लगी। जैसे ही अदम्य मन की शक्ति ने आसपास के वातावरण में तबाही मचाना शुरू किया, धरती हिलने लगी। वन के शरीर में मौजूद मानस को टूटते और एक दूसरे को नष्ट होते देखकर ध्रुव को पता चल गया कि यह एक बम है जो फटने वाला है। कुछ ही समय में मित्रिल अवशेष फट जाएगा और पूरा महल अपने साथ ले जाएगा। ध्रुव ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने पास खड़े 2 बर्फीले ज्वाला ड्रैगन को आदेश दिया कि वे झपट्टा मारकर वन के शरीर को हवा में उठा लें। ड्रैगन ने अपने पंजों का इस्तेमाल किया और वन की लाश को रात के आसमान में घसीटते हुए ले गए। वे पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उड़ गए, बादलों से भी ऊपर। जैसे ही वे तारों भरे आसमान में पहुंचे, वन का शरीर कांपना बंद हो गया। तभी धमाका हुआ, बर्फ के क्रिस्टलों का एक समूह फट गया जो अंगोरा शहर के क्षितिज पर फैल गया। विस्फोट के कारण हवा में ठंडी हवा फैल गई, जिससे आसमान से बर्फ और ओले गिरने लगे और सर्दी का मौसम अपेक्षा से पहले आ गया। अध्याय 260 फिंगर गंध्रुव ने ऊपर देखा और एक बर्फ का टुकड़ा अपनी हथेलियों पर गिरा दिया। उसने उस घातक प्रहार के बारे में सोचा जो उसने वन पर किया था। यह उनके गुप्त ट्रम्प कार्ड की शक्ति थी, यूनिटी गन। श्रेया 4
ओके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उनके दिमाग में यही विचार आया। जादू की जटिलता इतनी कठिन थी कि इसे पूरा करने में उनके निजी आई सहायक को 12 घंटे लग गए। आखिरकार यह मंत्र भौतिक और रहस्यमय कलाओं का एक संयोजन था। भौतिक कला मंत्रों में मन प्रवाह कैसे काम करता है, इस ज्ञान का उपयोग करते हुए श्रेयाचार्य ओ ने आधुनिक बंदूक के अंदरूनी कामकाज की नकल करने के लिए अपनी नसों के पाठ्यक्रम को बदल दिया। अपनी नुकीली उंगली को बैरल, अंगूठे को आयरन साइट और यूनिटी मैना को गोली की तरह इस्तेमाल करते हुए ध्रुव ने अपनी अंगुलियों के पिछले हिस्से में एक छोटा विस्फोट किया ताकि यूनिटी बुलेट उसके शरीर से बाहर निकल जाए। फिर अपने शस्त्रागार में मौजूद सभी मिस्टिकल आर्ट मंत्रों के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए ध्रुव ने एक छोटा सा फोकस पॉइंट बनाया, जिससे बुलेट एक छोटे लेजर में बदल गई, जो लगभग तुरंत ही अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। परिणाम उसकी उम्मीद से भी बेहतर निकले। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथों में गॉडफोर्ज की शक्ति है, जो किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है। ध्रुव ने अपनी नुकीली उंगली से ही शायद सबसे विनाशकारी हमला किया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बाकी मेहमान महल के द्वार से बाहर झांकने लगे। वे अभी भी इस बात से चिंतित थे कि कुछ सेकंड पहले क्या हुआ था। हालांकि उन्हें पागल का कोई निशान नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने केवल सुनहरे बालों वाले लड़के को ऊपर हवा में खड़ा देखा, जो अकेले तैर रहा था और आसमान से धीरे धीरे बर्फ और ओले गिर रहे थे। उन्होंने देखा कि ध्रुव ने अपने जादू से वन को कैसे हरा दिया। इस वजह से रीबॉर्न कंपनी के बारे में उनकी धारणा हमेशा के लिए बदल जाएगी। उन्हें लगता था कि उनका नेता कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता में वारिस के रूप में पैदा हुआ है। लेकिन जैसा कि हुआ, ध्रुव की शक्ति असली थी। ड्यूक ने ध्रुव की ओर देखा, उसकी आंखें जटिलता से चमक रही थीं। वह टॉवर मास्टर के पास गया और बोला, मैंने जादू में उसकी प्रतिभा को कम करके आंका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ भी करने में सक्षम है। देवदत्त ने अपना सिर हिलाया। ये प्रतिभा की सीमा से परे है, उसने उत्तर दिया। ध्रुव ने आज जो किया वह ऐसा था जिसे मैं या दुनिया का कोई भी रहस्यवादी गुरु दोहरा नहीं सकता। उसे इतिहास में किसी से अलग मान का आशीर्वाद मिला है। ध्रुव की आखिरी चाल ने महान टावर मास्टर को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। उंगली का इशारा। उनके दृष्टिकोण से ध्रुव की नुकीली उंगली से प्रकाश की एक किरण निकली और तुरंत वन के शरीर तक पहुंच गई। वहां कोई जादुई घेरा नहीं था, कोई जादुई सिद्धांत नहीं था, कोई मान हस्ताक्षर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो शुद्ध जादू और शक्ति ने ही उसके शरीर को भेद दिया हो। यहाँ तक कि वह जादुई टॉवर में अध्ययन करने से अपने मस्तिष्क में संचित सैकड़ों वर्षों के ज्ञान के बावजूद उंगली से आने वाली रोशनी के बारे में कुछ भी पता लगाने में असफल रहा। यह अवर्णनीय था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसे ध्रुव का जबरदस्त बल प्रदर्शन पसंद नहीं आया। क्रिश्चियन हेमरस्टोन घुटनों के बल गिर पड़े और अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। नहीं, वह इनकार में चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता। उसने ड्यूक की ओर इशारा किया, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। तुम मेरी कंपनी को अपना शहर क्यों नहीं दे सकते? तुम मेरे गॉडफादर थे, इसके बजाय तुम एक बिना रैंक वाली कंपनी को प्रायोजक बनने दोगे। ये कितना अनुचित है। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया। अपने ही महल में जो कुछ हुआ था उससे वह पूरी तरह निराश था। वह क्रिस्टियन की धृष्टता पर हंसे बिना न रह सका। इस बच्चे को कुछ भी नहीं पता था। अभी भी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। वह ड्रॉब्रिज के पास एक बड़े संदूक के पास गया और उसे खोला तो उसके अंदर कागजों का एक बड़ा ढेर था। उसने अपने हाथों में जितनी भी चीजें आ सकी उन्हें उठाया और हवा में फेंक दिया, जिससे कागज ठंडी हवा में उड़ने लगे। कागज बिखर गए, हवा में ऊंचे उठ गए और फिर महल के मैदान में गिर गए। मेहमानों ने जमीन पर पड़े कागज उठाए और जैसे ही उनकी विषय वस्तु पर नजर पड़ी, उनकी आंखें आश्चर्य और सदमे से फैल गईं। इसी बीच क्रिश्चियन ने एक कागज को अपनी ओर आते देखा। उसे एहसास हुआ कि यह आज ही का एक अखबार था। पृष्ठ के शीर्ष पर बड़े बोल्ड टेक्स्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें इसे उठाना भी नहीं पड़ा। रीबॉर्न कंपनी ने गोल्डन 500 में 450वें स्थान पर पदार्पण किया। क्रिश्चियन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गुस्से से कांपते हाथों से अखबार उठाया। उसने लेख की सामग्री पढ़ना शुरू किया। क्वींस क्षेत्र में रीबॉर्न कंपनी की शुरुआत के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने ऑकस टाउन को पूरी तरह से अपरिचित बना दिया और कैसे वे मूल गोल्डन रोड का पुनर्निर्माण कर रहे थे। आंसू कागज पर गिरे, जिससे स्याही दागदार हो गई। अपनी शुरुआत के एक महीने बाद ही गोल्डन 500 का हिस्सा बनना अभूतपूर्व था और यह ऐसा कुछ भी नहीं था जो क्रिश्चियन जैसे प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी करने की उम्मीद कर सकते थे। और रीबॉर्न ने न केवल आखिरी रैंकिंग को छुआ, बल्कि वे उन्हें आसानी से पार कर 450वें स्थान पर पहुंच गए। क्रिश्चियन ने कागज को आधा फाड़ दिया और गुस्से में ध्रुव की ओर एक बड़ा फूलदान फेंक दिया। घड़ा ध्रुव तक पहुंचने वाला भी नहीं था, लेकिन अचानक एक तीर ने घड़े को छेद दिया, जिससे मिट्टी टूट गई और घड़े का पानी जमीन पर गिर गया।
ध्रुव ने महल की दीवारों के ऊपर देखा तो उसे चांद के सामने एक आकृति दिखाई दी जिसके हाथ में धनुष बाण था। ये शर्वनी थी। वह इस पूरे समय यहीं खड़ी रही, देखती रही और इंतजार करती रही। भगवान ध्रुव, बीच में बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं उस फूलदान को आपके शानदार सफेद कपड़ों पर दाग नहीं लगने दे सकता। माफ कीजिए, आपको लड़ने का मौका नहीं मिला, ध्रुव ने उससे कहा। उसकी आवाज उसके पैरों के नीचे की परछाई तक पहुंची। अगर आप मुझे उस परेशान करने वाले से निपटने देते तो मेरा मन हल्का हो जाता, लेकिन आपको मास्टर क्लास देते देखना मेरे लिए सम्मान की बात थी, उसने दूर से ध्रुव को प्रणाम करते हुए जवाब दिया। इस बीच ड्यूक क्रिश्चियन के पास गया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, जिससे उसका बचकाना गुस्सा शांत हो गया। लड़का और भी जोर से रोया, लेकिन आज रात उसने जो किया उसके बाद उसे इसकी जरूरत थी। ड्यूक ने कहा, तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चलेगा, वह बहुत निराश होंगे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर नोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। सैनिकों ने क्रिश्चियन को पकड़कर जंजीरों में जकड़ दिया। हेफेस्ट एस्टेट में स्थानांतरित होने से पहले वह ड्यूक की हिरासत में रहेगा। आश्चर्य को बिगाड़ने के लिए क्षमा करें, ड्यूक ने ध्रुव के पास जाकर कहा। समाचार पत्र कंपनी ने शिष्टाचार के नाते मुझे अग्रिम प्रतियां भेजीं। आखिरकार ऐसा हर रोज नहीं होता कि कोई कंपनी गोल्डन 500 में जगह बना ले, और वह भी कोई अनजान कंपनी। ध्रुव ने एक कागज उठाया और उसे पढ़ा। इसमें विस्तार से बताया गया था कि कैसे रिबॉन कंपनी ने चॉकलेट उत्पाद, कवच, हथियार और यहां तक कि अजीब धातु की गाड़ियां बेचकर प्रसिद्धि और धन कमाया। इसमें किंग्स क्षेत्र या पारच लैंड्स में पुनर्जन्म के राष्ट्र के बारे में बात नहीं की गई थी। ध्रुव ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इतने कम समय में उन तथ्यों को सत्यापित करना अखबार कंपनी के लिए कठिन था। उसका क्या होगा? ध्रुव ने रोते हुए लड़के को महल के अंदर घसीटते हुए देखा तो पूछा। अपने पिता को जानते हुए क्रिश्चियन से उसकी सारी विरासत छीन ली जाएगी, जिसमें हैमरस्टोन कंपनी भी शामिल है। वह फिर कभी अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा।